चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। बड़ी खबर, कर्नाटक में हिजाब पर बड़ा बवाल हो गया है। उडुपी के कॉलेज में हिजाब पहने लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जवाब में भगवा पहनकर स्टूडेंट्स आ गए। जमकर नारेबाजी हुई है। 3 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले कुछ कॉलेज में लड़कियों को रोका गया, कहा गया कि भाई हिजाब पहनकर आप अंदर नहीं आएंगी। इसके बाद लड़कियों ने विरोध किया, ये मामला कोर्ट तक गया और फिर कुछ जो स्टूडेंट हैं वो भगवा पहनकर अंदर पहुंच गए। आज फिर एक बार जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो दोनों गुट आमने सामने आ गया। एक तरफ लड़कियां हिजाब पहने हुए हैं और दूसरी तरफ भगवा पहनकर कुछ स्टूडेंट वहां पर पहुंच गए। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक जो कॉलेज का रूल है उसको लड़कियां फॉलो करें। स्कूल तक आप हिजाब और नकाब पहन के आइए, लेकिन क्लासरूम में आप हिजाब न पहने। बीजेपी ने यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए आप भी। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को अगले 5 साल तक सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ महिलाओं को स्कूटी दी जाएंगी। ऐसे तमाम वादे जो हैं वो संकल्प पत्र में किए गए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज जी हैं। उदित जी, कैसे देख रहे हैं इस संकल्प पत्र को, क्योंकि इसमें तमाम जो बड़े बड़े वादे हैं वो बीजेपी ने किए हैं? ये झूठ पत्र है। कल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद में हुआ, 70 साल में इतना ज़्यादा गरिमा इस पोस्ट की और संसद की न गिराई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्री में टिकट दे दिए तो प्रवासी बिहार उत्तर प्रदेश में जाकर कोरोना फैला दिए, जबकि स्वयं सरकार का दावा कि 63 लाख लोगों को उन्होंने यूपी बिहार में पहुंचाया और 4600 ट्रेनें लगाई। शर्म आनी चाहिए, केवल झूठ बोलना। जो मुझे पता लगा कि इनका जो झूठ पत्र है उसमें वायदा किया है कि सरकार बनते ही 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अभी तक क्या सरकार कांग्रेस की थी कि सपा की थी? सरकार तो इन्हीं की थी। क्यों नहीं इन्होंने किया? किसानों की बात इन्होंने अभी कही है। मोदी जी ने कहा था कि इनकी आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, घट गई है। ये सब झूठ पत्र है और किसानों से बड़ा दुश्मन इनका कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश 18वें पायदान पर नीचे आ गया है, यानी उत्तर प्रदेश महागरीब हुआ है। और दोबारा अगर इनको मौका लगेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार, सबसे ज़्यादा लूट और पाट, भ्रष्टाचार, करप्शन, केवल झूठ बोलना। जब प्रधानमंत्री जी वोट बोलते हैं तो उनका नीचे तक वो झूठ बोलने की एक संस्कृति हो गई है। शर्म आती है दोबारा कहते हुए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने फ्री में टिकट दिया। 1000-2000 टिकट मान लो किसी ने व्यवस्था कर भी दिया होगा तो 63 लाख लोगों को तो इन्होंने फैलाया। ऐसा झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना। अच्छा, एक सवाल और भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इस बार काफी वादे किए गए हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो महिला वोटर हैं वो भी काफी ज्यादा संख्या में है। ऐसे में महिलाओं को स्कूटी देने की बात की गई है। जो विधवा महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये पर महीना देने की बात की गई है। आखिर ये जो वादे किए गए हैं, आपको लगता है कि सरकार अगर बनेगी तो क्या इन वादों को निभाया जाए? महिलाओं का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। 340 और 400 का जो सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपये देकर महिलाओं को कितना रुलाया है ये सब जानते हैं। ये महिला विरोधी हैं। महिलाएं चलाती हैं किचन और घर चलाती हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने खून के आंसू रोए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो बिल्कुल उदित राज जी ने साफ तौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ पत्र करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि झूठ को सच साबित करने का जो पैंतरा है वो बीजेपी पर भली भांति आता है और लोगों से भी ये उन्होंने गुहार लगाई है कि इस बार बीजेपी को यूपी में जरूर हराए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
वह यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वो क्या बिजली देंगे, 4 जनपद से बाहर वो बिजली दे नहीं पाते थे, तो ये सब छलावे की बातें कर क्यों रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, और हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर। जो हमने 2017 में संकल्प लिया था और आज इस नए संकल्प पत्र के साथ में हम इसको 2027 में सिद्धि तक ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश को और विकसित प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, उनके पास ना नेता है ना नीति। एक चीज और जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी। अब बेरोजगारी भत्ता का जो मामला है वो लगातार पार्टियों की तरफ से ऊपर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि काम करोगे तो ही उस मतलब रोजगार या स्वरोजगार पे आप टिक करके रह गए हैं। आप ये बताइए कि हम अपने एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं उत्तर प्रदेश के, या उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तराखंड पे है, वर्चुअल सभा कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में। उत्तराखंड के गांव-गांव में हमारी वीर माताओं ने अपनी संतानों को राष्ट्र को सौंपा। हमारी वीर बहनों ने अपनों को राष्ट्र रक्षा के लिए तिलक किया। उन सभी बलिदानों को भी देश आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहा है। भाइयों और बहनों, इस अमृत काल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिला है। इसलिए इस बार का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को और मजबूत करेगा। और हम सब जानते हैं, नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही मजबूत इमारत भी बनती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव के दरमियान मुझे पहली बार रूबरू आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और इसलिए परसों 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा और आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। 10 तारीख को आ रहा हूं। उत्तराखंड के वासियों से रूबरू आशीर्वाद लेने का और देवभूमि को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इन चुनावों में आपके सामने और भी कुछ दल मैदान में है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली, और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे। ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया,
उत्तराखंड में भी राज किया। कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे। इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई। गांव के गांव खाली हो गए। आज डबल इंजन की सरकार 4 धाम को दिव्य और भव्य बना रही है। 4 धाम के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है। साथियों, ये सही कह रहे हैं कि इन्हें 4 काम आते हैं। अब मैं जरा वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं की बात को मैं बताता हूं। वो 4 काम की बातें करते हो, 4 काम क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है, उनका भूतकाल इन बातों का गवाह है, वो क्या है। पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। देश को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्रों को वे अपनी वोट बैंक के कारण ये खेल खेलते रहे हैं, खेल खेलते रहेंगे। ये योजनाओं में भेदभाव करेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक संभालेंगे। चौथा काम, बरसों तक ये परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे ताकि लंबे अरसे तक उसमें से ही दोहन करके अपना जेब भर सके। आज इनके इन 4 कामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपको लेकर के आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। उत्तराखंड की धरती से मेरा एक विशेष नाता रहा है, आप लोगों से मेरा विशेष नाता रहा है। और आज नहीं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी, गुजरात के मुख्यमंत्री के पहले संगठन का काम करता था तब भी,
और उसके पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। मैं आपके बीच में रहा हूं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आपके दुख दर्द को जानता हूं, अपने सपनों को जानता हूं। और जब आपका कोई यहां बैठा है तो आपके लिए जिएगा कि नहीं जिएगा, आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बीच में रोड़े अटकाने वाले लोग बैठ गए तो मैं कितना ही चाहूं, कितना ही करना हो, मैं कर पाऊंगा क्या? गलती मत करना मेरे भाइयों बहनों। उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड के गांव गरीब के लिए किसी भी हालत में गलती नहीं करना। भाइयों और बहनों, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, कांग्रेस के नेता, यूपीए के नेता दिल्ली सरकार में बैठे थे और आप ही के उत्तराखंड के एक नेता, उस जमाने में तो बड़े रसूखदार नेता, यहां मंत्री थे 2000 से 2014 के दौरान। उत्तराखंड में सड़कें बनाने के लिए, याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है, और उसी के तराजू पे तोलिए। जब उनकी सरकार थी और आपके उत्तराखंड के एक नेता उस सरकार में यहां मंत्री बैठे थे, परिवार की सेवा में लगे थे, उस समय सड़कें बनाने के लिए इन्होंने केवल 2800 करोड़ रुपए दिए, यानी मुसीबत से 2,500-3 हजार करोड़। 2014 में आपने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने 7 साल में क्या किया था वो मैंने बताया। हमने इन 7 सालों में उत्तराखंड में सड़कों और हाईवेज के लिए करीब 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, उनके टाइम में 7 साल में 2800 करोड़, 3,000 से भी कम, और हमारे 7 साल में 33,000 करोड़ रोड बनाने के लिए। आप मुझे बताइए, आपका भला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी 10 गुने से भी ज्यादा। एक और बात आप लोग जरा नोट कर लीजिए, यूपीए की 10 साल की सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी थी। और मैं तो उत्तराखंड में रहा हूं, वहां सड़क होना मतलब जिंदगी आसान होने का मतलब होता है। उन्होंने क्या किया था मैंने अभी आपको बताया। जबकि हमने 2014 के बाद सिर्फ 7 सालों में 13,500 किलोमीटर सड़कें बनाई, 13,500 किलोमीटर। साथियों, जिस 4 धाम रोड प्रोजेक्ट की याद इन्हें आ रही है, उसके साथ इन्होंने क्या क्या किया ये भी मैं आपको बताता हूं। आज जब डबल इंजन सरकार 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपए दे चुकी है, 90% काम भी पूरा कर चुकी है, उन्हें अब पहली बार 4 धाम का नाम याद आ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए रेल एक बहुत बड़ी घटना होती है। रेल देखना भी उनके नसीब नहीं होता है। उसके सामने हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के साथ उन्होंने क्या किया था ये हम भूल नहीं सकते हैं।
अगर उत्तराखंड को वो समझते, उत्तराखंड की भावनाओं को समझते, उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी समझते, तो ऐसी पाप, ऐसी गलती नहीं करते। मैं इसलिए अच्छा कर पा रहा हूं कि मैं आपके बीच से निकला हूं, आपके बीच में रहा हूं। 2011 से 2014 तक जब हमारी सरकार आई थी, उसके पहले उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए कितना रुपया खर्च किया? सिर्फ 4 करोड़ रुपये, सिर्फ 4 करोड़ रुपये। अब इन पर सैकड़ों करोड़ रुपये हमारी सरकार खर्च कर रही है। साथियों, ये हिसाब किताब बहुत लंबा है। मैंने तो आपको केवल 1-2 ही उदाहरण दिए हैं। ऐसे काम करने वालों को आप, जिन्होंने आपके साथ इतना अन्याय किया, आपकी मूलभूत सुविधाओं के प्रति अनादर किया, क्या ऐसे लोगों को आप उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे सकते हैं क्या? ऐसे हाथों में मेरे उत्तराखंड के युवाओं का, आप अपने बच्चों का भविष्य क्या आप उनको सौंप सकते हैं? जब आप वोट देने जाएं तो हमारी सरकार ने क्या किया है? दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे दिल में उत्तराखंड की कितनी बड़ी जगह है, इन बातों को याद रख करके वोट करने के लिए जाइए। ये मेरा विशेष आग्रह है। भाइयों और बहनों, नैनीताल सहित पूरे उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन, इस उद्योग को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बल मिलेगा। उत्तराखंड से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो रही है। इस बजट में भी उत्तराखंड के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल दिया गया है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट्स इस बजट में हमने घोषित किया है। पर्वतमाला, ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट से जो हिमालयन सारी छोटी पर्वतमालाएं हैं, हमारे उत्तराखंड की सड़कें और आधुनिक होने वाली हैं। यहां के महत्वपूर्ण तीर्थों, मंदिरों और पर्यटक स्थलों को रोपवे से जोड़ने पर स्थानीय लोगों को सुविधा भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। आप भी जानते हैं, जितना टूरिस्ट ज्यादा आता है, उतनी हिमाचल, अब उत्तराखंड के लोगों की, हिमालय की गोद में रहने वाले आप सबकी, आपके नैनीताल के लोगों की रोजी रोटी को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। आपके नैनीताल के नजदीक के हनुमानगढ़ी मंदिर को भी रोपवे से जोड़ने पर विचार चल रहा है। हेमकुंड साहब में भी रोपवे बनेगा। वैली और फ्लावर्स आने जाने में भी देश के प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों की बहुत बड़ा तांता लग जाएगा, जो उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य खोल देगा। साथियों, जितनी ताकत से हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि नकारात्मक सोच में डूबी हुई, विकृत मानसिक विचारों से प्रभावित कांग्रेस उतनी ही ताकत से देश को 20वीं सदी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। हम आगे जाना चाहते हैं, वो पीछे धकेल रहे हैं। जरा इनके वादों और इनके इरादों को तो देखिए, ये उत्तराखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देवभूमि में क्या करना चाहते हैं। ये लोग जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं,
और सीना ठोक करके कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। और देवभूमि में ऐसा करने की इनकी हिम्मत देखिए। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। और जहां जहां कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है, जहर बोया है, जहर। हम कश्मीर का हाल क्या करके रखा है इन्होंने देखा है। हम उत्तराखंड को तबाह नहीं होने देंगे, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहती। भाई और बहनों, हमने हर वर्ग, हर संप्रदाय के लिए देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की है। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का बड़ा लाभ उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश को होगा, दूर सुदूर के लोगों को होगा, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और हमारी बेटियों को विशेष लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तराखंड में उतरे हैं और वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लोग बातें करते हैं, उत्तराखंड से पलायन करने वालों को नहीं रोक पाई कांग्रेस, और विपक्ष को कभी उत्तराखंड की याद नहीं आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं और आज अपने संबोधन में उन्होंने ये भी बात कही कि 10 तारीख को मैं खुद आ रहा हूं, मैं श्रीनगर आ रहा हूं। यानी एक चीज उनके बारे में भी कहा था कि वो जहां जाते हैं कनेक्ट करते हैं अपने आप को और अपना रिश्ता बनाते हैं, और कह रहे हैं भाई हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है उत्तराखंड से और आपका बेटा यहाँ बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अंजनी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आध्यात्मिक जीवन है, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कई वर्षों तक उत्तराखंड में उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन जिया है, ऋषि मुनियों की तरह जीवन जिया है। इसी वजह से उत्तराखंड से उनका एक बहुत पुराना और दिली नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के तहत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतनी बार नहीं जाते जितना कि उत्तराखंड आते रहते हैं। और यही बात है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको कनेक्ट करने का जो प्रयास है, प्रधानमंत्री ने अभी अपने संबोधन में कहा है कि मैं रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन उत्तराखंड की क्या जगह है मेरे दिल में ये मैं ही जानता हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, क्योंकि उत्तराखंड के दूर दराज जो सीमांत क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव वाले हैं अंजनी, जिन्होंने सचमुच अभी तक जो ट्रेन जो है नहीं देखी, क्योंकि वो इतने सीमांत क्षेत्र में रहते हैं। अगर हम उत्तराखंड के अंतिम गांव माड़ा की बात करें, चमोली जनपद में पड़ता है, बद्रीनाथ धाम से आगे पड़ता है जी। वो चाइना बॉर्डर है और इतना सीमांत क्षेत्र है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ट्रेन बैठना तो दूर है कि ट्रेन देखी भी नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जब चालू होगी उससे उत्तराखंड की इकोनॉमी बेहतर होगी, और दिल्ली देहरादून की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उससे भी यहाँ का जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उनमें इजाफा होगा, और पलायन को रोकने का प्रयास भी इसी दिशा में सरकार की ओर से किया जा रहा है कि अगर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का बन जाती है, उसके बाद जो यहाँ पे फलों का उत्पादन होता है, यहाँ बुरांस के फूल होते हैं जहाँ बुरांस का जूस निकाला जाता है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है। मंडुआ, कोदा, झंगोरा, ये तमाम यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं जिनका फॉरेन में, विदेशों में बिस्किट्स और अन्य उत्पाद बनते हैं। तो इन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। तय समय के भीतर जो उत्तराखंड की व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाएंगी और दिल्ली से अन्य जगहों तक पहुंच सकती हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार जो है उत्तराखंड की जनता से अब वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। अभी तक सुबह तक ये हमें मालूम था कि प्रधानमंत्री संभवतः आ सकते हैं, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पत्र जो है प्रधानमंत्री को गया था जो राष्ट्रीय मुख्यालय वहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ उत्तराखंड भाजपा का निवेदन स्वीकार कर लिया है। और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुँचेंगे और 11 तारीख को वो श्रीनगर में रहेंगे। अल्मोड़ा में वो फिजिकली रूप से जनसभा करेंगे और
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से उनकी इस जनसभा को सुनाया जाएगा। और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि लाखों की संख्या में छोटे छोटे भीड़ में उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुने। 11 तारीख को श्रीनगर, पौड़ी जनपद के श्रीनगर में प्रधानमंत्री फिजिकल रूप से उपस्थित रहेंगे। ठीक है। और जनसभा को संबोधित करेंगे। गढ़वाल मंडल रोहित आएंगे आपके पास। संजय भी हमारे साथ है। मोदी के संजय, प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में देवभूमि और साथ साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी जब तो उन्होंने सिर्फ 22,000 करोड़ भेजा था, लेकिन हमारी सरकार में करीब लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भेजा है। और 4 धाम को लेकर ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जितना काम हम लोगों ने किया है। यानी माना जाए कि पर्यटन और धार्मिक दोनों आस्थाओं को जोड़कर और पर्यटन से जोड़कर उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं, क्या उत्तराखंड की जनता को कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने रिश्ते की बात करते हैं, हर बार याद दिलाते हैं कि भाई मेरा पुराना रिश्ता है आपसे। लेकिन निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल तरह तरह के उत्तराखंड वासियों से वायदे कर रहे हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड की सत्ता की चाबी उनके हाथों में है। आपने देखा है कि बीते दिनों भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर चल रहा है। और कल जिस तरह से विजय संकल्प सभा की शुरुआत हुई थी, हालांकि यह हरिद्वार से ही शुरुआत हुई थी और तमाम जो उत्तराखंड की विधानसभाएं हैं सभी में वर्चुअल माध्यम से जो जनता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से रूबरू हो रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों से एक अलग ही नाता रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए हैं उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। बीते दिनों दिसंबर माह में भी यह आए थे और 1800 करोड़ के करीब उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। तो ये कहना संभव है कि जिस तरह से 2017 में मोदी का जादू चला है शायद इस बार भी चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी है वो भी कहीं अपने प्रचार प्रसार में कम नहीं है, वो भी तरह तरह के वायदे कर रही है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बीते दिनों से लगातार ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब में कहीं आगे है और पहले से ही जो इनका चुनाव प्रचार है सोशल मीडिया माध्यम से कहे या फिर इनकी सभाएं कहे वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर दिखाई दे रही है। जी अंजलि। ठीक है संजय, रोहित, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है और देखना ये होगा कितना असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कल जारी होगा उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र। बड़ी खबर, देहरादून में कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से जो जनता है उनकी राय ली गई है और उस राय के बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। तो आज यूपी का संकल्प पत्र जारी किया गया, कल उत्तराखंड का। बड़ी खबर, उत्तराखंड में किच्छा में मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला किया। दूसरों को बीजेपी का वैक्सीन बताकर खुद लिया टीका। सीएम धामी ने यह कहा है कि लोगों की जिंदगी के साथ विपक्षी नेताओं ने खिलवाड़ किया है। जब वैक्सीन देश के अंदर आई तो आप लोगों के बीच में भी शायद कुछ लोग आए होंगे। आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा। लोगों से कह रहे थे कि ये वैक्सीन मत लगाइए। बताइए, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? जोर से बोलिए, क्या कह रहे थे? वैक्सीन लगाओगे तो जोर से बोलिए ना, बच जाओगे कि मर जाओगे? ये कौन लोग थे? कौन सी पार्टी के थे? और चुपके चुपके जाकर खुद वैक्सीन लगा ले रहे थे और देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दे रहे थे। जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के समय में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो हमारे बीच में से चले गए। कोई गंभीर रूप से बीमार हो गए, बिस्तर पकड़ लिया, आईसीयू में चले गए और बहुत सारे लोग हमको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, आप समझो अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से लोक लुभावने वायदे किए हैं और कहा है कि सरकार बनने पर उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाई देने का पूरा वादा है हमारा। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में विकास करेंगे।
केजरीवाल ने उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने की गारंटी दी है। गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। आपने 10 साल कांग्रेस को दिए और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। वैसे ही चलनी सरकार, वैसे ही चलना उत्तराखंड अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। राहुल गांधी श्रीनगर अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 12 फरवरी को उत्तराखंड आएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिशन उत्तराखंड को उतरने वाले हैं। प्रियंका गांधी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली करेंगी 12 तारीख को। राहुल गांधी श्रीनगर में 10 फरवरी को दौरा करेंगे, उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां पर वो श्रीनगर और अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। 4 धाम के अपमान करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 4 धाम के अपमान का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 धाम के लिए अलग से विभाग बनाएंगे। 4 धाम के लिए बनाया जाएगा विशेष कैबिनेट मंत्री। गौरव वल्लभ ने यह बड़ा वादा किया है। अलग से विभाग उन्होंने किया। 4 धाम का अपमान। हम लौटाएंगे उत्तराखंडी स्वाभिमान और हमारी घोषणा ये है कि 10 मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें 4 धाम 4 काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा। उसमें देयर विल बी ए न्यू डिपार्टमेंट नेम्ड एज 4 धाम 4 काम and there will be a independent cabinet minister heading that department and a senior IAS officer, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उस विभाग का सचिव होगा और वह विभाग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के वासियों के सामने रखेगा। देहरादून के राजपुर रोड विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार ने चुनावी रणनीति को लेकर खास तैयारी की है और उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह ने। देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछली बार का चुनाव राजपुर से ये हार गए थे। हालांकि क्षेत्र में काम बहुत किया था, बहुत लोकप्रिय है जनता के बीच में। इस बार क्या कुछ एजेंडे के तहत चुनाव में जा रहे हैं? राजकुमार जी, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बार चुनावी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और मलिन बस्तियों में मालिकाना देंगे, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोविड कार्यकाल में जो नुकसान हो गया है, जिन लोगों की जानें चली गई हैं, उनके परिवार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी मुद्दे पे खरी नहीं उतरी है। आज देखिए महंगाई का क्या आलम है और बेरोजगारी का क्या आलम है। कोविड कार्यकाल में जितने फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उनको बंद पड़ी हैं। जहां 2000 आदमी काम करता था वहां 500 रह गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कोई सब्सिडी वाली ऐसी योजना नहीं चलाई, कोई ऐसा पैकेज तो दिया लेकिन वो खातों में रह गया पैकेज, किसी के पल्ले नहीं पड़ पाया पैकेज। तो इन सभी मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर और जो उन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, इन सबको लेकर हम पब्लिक में जा रहे हैं। जन समूह हमें समर्थन कर रहा है और चाहे व्यापारी वर्ग हो या किसान वर्ग हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी लोग हम इसमें भागीदारी कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप चूंकि क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं, हमने देखा है मरीन बस्तियों में आपका लगातार दौरा रहता था और
कोविड काल के दौरान भी आपने बहुत प्रयास किया जनता को राहत पहुंचाने के लिए। पिछले बार के चुनाव में ऐसी कहाँ चूक हो गई कि आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए, लुभावने सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। गरीब निर्धन परिवार के लोगों ने अपने खाते खुलवाए, 500 और 1000 रुपये जमा करे, लेकिन उन्होंने उसमें 1 रुपया नहीं आया, और बल्कि 500 रुपये और 1000 रुपये उनके और चले गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था महंगाई को कम करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, नवयुवकों को रोजगार देंगे। इन सब झूठे मुद्दों को लेकर लोग भ्रमित हुए और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और इस बार सब लोग जान चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं, और इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान लोग करेंगे। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन भी हो रहा है आपके द्वारा। क्या लगता है कि इस बार जनता का जो रिस्पॉन्स है वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, कोविड कार्यकाल में इन लोगों ने पब्लिक को मरने पे मजबूर कर दिया। ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, वेंटिलेटर से मरे हैं, बेड न मिलने के कारण बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे लोगों को बेनिफिट मिल पाए, फायदा मिल पाए, या वो अपना स्वास्थ्य इलाज कर पाएँ। आपने देखा होगा, इन्होंने एक नीति बना दी कि बेड के लिए 10,000 रुपये पर डे, वेंटिलेटर के लिए 18,000 रुपये पर डे, और सुविधाओं के लिए 3,000, 5,000 पर डे, और जो 3,000 का इंजेक्शन था 2-2 लाख का इन्होंने बेचा है। लोग बहुत परेशान रहे, लोग रोने लगे हैं। गरीब और निर्धन आदमी ने तो अपने प्राण ऑक्सीजन के माध्यम से छोड़ दिए हैं। लोग दुखी हैं। इन्होंने उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया, मात्र सिर्फ आश्वासन दिया, पैकेज भेजे, लेकिन पैकेज का कहीं पता नहीं है कहाँ पैकेज चला गया। 400 करोड़ रुपए का मोदी जी ने घोषणा की थी, पैकेज हम दे रहे हैं, उत्तराखंड में 1 रुपया किसी को नहीं मिल पाया। राजकुमार जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।